नमस्कार। आज के इस वीडियो में विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। पेपर जो है हमारा GS3 इस पे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। UPSC CSC की बात करें या अन्य टॉपिक्स की भी या अन्य एग्ज़ाम्स की बात करें उस पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आइए जानेंगे चुनौतियों के बारे में, भारत में क्या स्थिति है, क्या परिचय है, सारी चीज़ों के बारे में पर्याप्त जानकारी आज के वीडियो में अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो आप प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जुड़े ही रहिएगा। कोई भी बीच में अगर कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ भी ऐसा टॉपिक होता है, डाउट आता है, तुरंत कमेंट में पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए जी शुरू करेंगे हम वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। SEZ है ना, जो SEZs हैं, है ना। अब Z नहीं कहते, Z कहते हैं। हालांकि आप जो भी बोलें, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये किसी देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है जो सामान्यतः शुल्क मुक्त यानी राजकोषीय रियायत से मुक्त होता है तथा जिसमें मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए अलग अलग व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। देखिए, ये एक ऐसा विशेष क्षेत्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है जहां पर आर्थिक गतिविधियां एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चल सके, है ना। इन क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए भी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बनाए गए हैं जिससे व्यापार करने में आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज स्थापित होती हैं, सारी चीज़ें स्थापित होती हैं। क्या फ़ायदा होता है? आगे तो दिया ही हुआ है, मगर फिर भी भाई टैक्स आपको बहुत कम लगता है, बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलते हैं, योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है। हर एक प्रकार से जो है आप एक प्रॉफिटेबल वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, अगर आप यहाँ पर स्थापित करते हैं तब। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत में SEZs की क्या स्थिति है अभी वर्तमान में। तो भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है इनके बारे में, एशिया का पहला EPZ, अच्छा ये नई चीज़ है, EPZ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, मतलब नई टर्म है। 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था, है ना। हालांकि इन EPZ की संरचना जो है SEZ के ही समान थी, है ना। ये जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे ये थे ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों के ही समान संरचना में, लेकिन सरकार ने जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की सफलता को सीमित करने वाली अवसंरचनात्मक और नौकरशाही चुनौतियों का समाधान करने के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत 2000 में सन 2000 में SEZ की स्थापना शुरू की। मतलब फिर उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र बनना शुरू हुए। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया था। यह अधिनियम 2006 से जो है वास्तविक तौर पर ऑन ग्राउंड लागू हुआ था। हालांकि फिर भी जो है भारत में SEZ जो है, SEZ कहिए, Z कहिए, 2000 से 2006 तक चालू थे, ठीक है ना। तो आया ये लागू 2006 में हुआ था, मगर स्थापित करने की शुरुआत 2000 से हो गई थी, तो थे ही। भारत के जो ये क्षेत्र हैं इनकी संरचना चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हाँ, वर्तमान में 379 ऐसे जोन्स स्थापित हैं, अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 अभी वर्तमान में करीब चालू स्थिति में है। आंकड़ा बढ़ा ही है अभी तक। लगभग 64% ऐसे क्षेत्र 5 राज्यों यानी तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अनुमोदन बोर्ड सर्वोच्च निकाय है इसका, और इसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग जो है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव करते हैं। भारत की मौजूदा जो हमारी ऐसी विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति है, इसका अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया गया था और इसने नवंबर 2018 में अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई थी। बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति, ध्यान दीजिएगा, जब भी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बात की जाए तब। इसकी स्थापना SEZ नीति की मूल्यांकन, इस नीति का मूल्यांकन करने और विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुकूल बनाने और क्षमता उपयोग को अधिकतम करने और जो ऐसे जोन्स हैं इनके संभावित उत्पादन को अधिकतम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के व्यापक उद्देश्य से की गई थी। सोचिए, है ना। चलिए, अच्छा है, काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी थी। भारत में स्थिति के बारे में हमने पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। अब आता है एक टॉपिक कि इसका उद्देश्य है क्या, आखिर क्यों
हमको ऐसे क्षेत्र स्थापित करना पड़े, जबकि हर ज़िले में इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी ऐसा क्यों? तो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन करने के लिए, माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रोज़गार पैदा करने के लिए, घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए। एक्चुअल में ये भी एक बात है कि उस पूरे क्षेत्र का बुनियादी विकास भी एकदम भयंकर तरीके से होता है, चाहे वो रोड्स हों ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों आसपास, चाहे वो उस क्षेत्र का जियोग्राफिकल पूरा वो हो, वो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया होती हैं। अब ऐसे कौन से प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं मिलती हैं अगर आप एसएसजी में हैं, है ना, या उस पूरे जोन में ऐसा क्या विशेष होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों में जो है इकाइयों के विकास में संचालन और रखरखाव के लिए माल का जो शुल्क मुक्त आयात या घरेलू खरीद है ये, है ना। दूसरा, आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि जैसे विभिन्न करों से छूट प्राप्त होती है। ऐसे क्षेत्रों ये जो इकाइयां हैं इनके द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के $500 मिलियन तक का बाहरी वाणिज्यिक उधार मिल सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप वहाँ एसएसजी में अपना धंधा कर रहे हैं तो $500 मिलियन तक का बगैर परिपक्वता, मतलब बगैर किसी ज़्यादा मगजमारी के आप बोल सकते हैं, बहुत इजीली जो है आपको वाणिज्यिक ऋण मिल जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ में ही केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के लिए एकल खिड़की मंजूरी सुविधा भी दी जाती है। ये तो बातें हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो थोड़ा नहीं एक्चुअली काफ़ी इस चीज़ को पीछे ला रही हैं। तो सबसे पहले तो अप्रयुक्त भूमि, इनके जो क्षेत्र हैं ये, है ना, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनके स्थान की मांग में कमी और महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण, है ना, तो यहाँ पर जो है अप्रयुक्त भूमि की एक बड़ी चुनौती है। कई मॉडलों का अस्तित्व, देखिए कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ये तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, खाद्य पार्क, है ना, लॉजिस्टिक हब्स और कपड़ा पार्क, ऐसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों के कई मॉडल उपलब्ध हैं। विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में चुनौतियां पेश करते हैं। डेफिनेटली ऐसे कई मॉडल जब उपलब्ध हैं तो इंसान के मन में आता है कि मतलब आप ही क्यों, है ना। आसियान देशों से प्रतिस्पर्धा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हर बार आएगी। आसियान जो देश हैं, पिछले कुछ वर्षों में कई आसियान देशों ने अपने अलग से ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीति में तक बदलाव किया है और अपने कौशल विकास पहलों के विकासात्मक सेट पर भी काम किया है। परिणाम स्वरूप भारतीय SEZ ने वैश्विक स्तर पर अपने कुछ प्रतिस्पर्धी लाभ खो दिए और इसीलिए उन्हें नई नीतियों की आवश्यकता है। ये थी अंतिम जानकारी आज के इस वीडियो में विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में। तो चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलेंगे आगे। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।